हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़। और हम आज बात करेंगे छाबार पोर्ट की, जिसका 10 साल का एग्रीमेंट जो इंडिया और ईरान के बीच में हुआ है, जो अभी रिसेंटली साइन हुआ है। सो हम कुछ पर्टिकुलर थीम्स पे बात करेंगे। पहली, लोकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द छाबार पोर्ट की, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देन इस पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो रियल कंटेक्स्ट है वो क्या है, वो चाइनीज़ स्ट्रेटजी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, और उसको इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही है विद डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी। फिर बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को इतना समय क्यों लग गया, 2003 से 2024 हो गया एक ऑपरेशनल एग्रीमेंट तक आने में, और इसके पीछे का जो मेन कारण था वो था यूनाइटेड स्टेट्स। और हम देखेंगे कि कैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स एक या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं ईरान के प्रति, और कैसे वो एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर, जो इस एग्रीमेंट को अभी तक इम्पैक्ट किया है और इसको फ्यूचर में भी इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाबार पोर्ट की लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन गल्फ़ ऑफ ओमान में है। दिस इज़ गल्फ़ ऑफ ओमान। ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, बहुत कम डिस्टेंस है, चोक पॉइंट बोलते हैं इसको। और ये है हमारी पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो छाबार पोर्ट यहाँ पे है हमारा ग्वादर पोर्ट। छाबार पोर्ट इज़ ईरान्स ओनली ओशनिक पोर्ट। ये ईरान के प्रोविंस में है, गल्फ़ ऑफ ओमान में सिचुएटेड है। और जो ये प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये रूट हैं। इसमें इंडिया भी एक एजेंसी है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एजेंसी है इसको डेवलप करने में, रीचिंग अप टू अफगानिस्तान टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, तो ईरान के थ्रू ही रास्ता है, इसको हम और डिटेल में भी देखते हैं। राइट, सो जो एग्रीमेंट है उसमें इंडिया के क्या स्टेक्स हैं इसमें, और कैसे यूएस ने इस पे आपत्ति जताई। यूएस ने कहा, आपत्ति नहीं जताई, यूएस ने कहा कि भाई ये सैंक्शन के बाहर नहीं है, यू आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शंस। एंड कैसे इंडिया ने फिर जो एमईए ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है छाबार पोर्ट, कि हमें जो अभी भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो देनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के साथ। इसको हम डिटेल में कहीं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ और डिटेल में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, बट अभी एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक स्ट्रैटेजी थी चाइना की। चाइना में ये वेस्टर्न रीजन है, सॉरी ईस्टर्न रीजन है, दिस इज़ हाईली डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन मतलब तिब्बत वाला रीजन। यहाँ पे एक तो ये लैंडलॉक्ड है, यहाँ पे मैरी टाइम रूट्स नहीं हैं, टेरेन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसका जो ईस्टर्न चाइना है वो डेवलप्ड है, और जो इसकी डेवलपमेंट है, लेट्स से जो एनर्जी सोर्सेज हैं, लेट्स से ऑयल, तो उसकी लाइंस यहीं से जाती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ से यहाँ से आती हैं। तो चाइना ने 2000 में इस आइडिया को किया कि हमें डिफरेंट इसी रूट पे जो कंट्रीज़ आते हैं वहाँ के जो पोर्ट्स हैं हम उनको डेवलप करें, ताकि हमारी ये जो शिपिंग लेन्स हैं इनको हम सिक्योर कर सकें। जब ये सिक्योर होंगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी, तभी कोई कंट्री डेवलप कर सकता है। इट इज़ द बेसिक आइडिया। बट चाइना ने किया क्या इन कंट्रीज़ में, सच एज हम्बन टोटा श्रीलंका में, मालदीव्स में, और म्यांमार में, इन प्लेसेस पे पोर्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और कंट्रीज़ को हाईली इंडेट किया। बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया उन देशों पे, फिर उन देशों के कर्ज़ के बहाने उन कंट्रीज़ को अपने स्ट्रेटजिक और मिलिट्री पर्पस से भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसको स्ट्रेटजी को कहते हैं प्लेसेस इनटू बेसेस, या एक और स्ट्रेटजी बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं, चेक बुक डिप्लोमेसी, कि चाइना ने पैसा फेंक के इन कंट्रीज़ के एक तरीके बेसिस को अपने कब्जे में कर लिया। राइट, तो चाइना ने, अगर इसको हम लिंक करें इनके सारे पोर्ट्स को, तो ये एक ऐसा रूट सा बनता है। तो अगर डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में देखें तो इन्होंने इंडिया को यहाँ पे बॉक्स करने का प्रयास किया चाइना ने। दे ट्राई टू, जस्ट वन सेकेंड, दे ट्राई टू बॉक्स इंडिया। राइट, इंडिया के चारों तरफ इस तरीके का है। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशनशिप्स बॉर्डर फ्रंट की वजह से हमेशा एक इशू रहता है, और ये होने से देर वॉज अ कंसर्न विद इन द इंडियन सिक्योरिटी सर्कल्स। राइट, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी अपने कुछ आसपास के कंट्रीज़ के साथ
कोलैबोरेट करके कुछ पोर्ट्स में अपनी भी प्रेजेंस बढ़ाई, जैसे छाबार पोर्ट ईरान में हो गया, डक्कम पोर्ट ओमान में हो गया, शेचिल्स में, अजम्पशन आइलैंड, साबांग में, इंडोनेशिया, चेंगी। आप देख रहे हैं कैसे मरी टाइम में इंडियन ओशन में जो इंडिया की स्ट्रेटजी है सागर की, राइट, जो इंडिया की है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, कि कैसे हमें इंडियन ओशन को एक प्रॉस्परस रीजन बनाना है और उसको जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जोन ऑफ पीस बनाना है। तो इंडिया ने भी इतने पोर्ट्स को, इतनी कंट्रीज़ को टेकअप किया, वियतनाम। तो छाबार पोर्ट का कॉन्टेक्स्ट यहीं से है, राइट। तो हेंस छाबार पोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक तो ये स्ट्रेटजिक एंगल हो गया। उसके अलावा अगर छाबार पोर्ट, आप ईरान में इसकी लोकेशन देखिए, राइट। सो अगर इंडिया में ये मुंबई, ये कांडला पोर्ट, अगर इंडिया को अफ़गानिस्तान में जाना है तो कहाँ से जाएगा? इधर से लोकेशन नहीं है, इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड है, फिर पाकिस्तान के थ्रू तो एंट्री ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। तो इफ़ यू वांट टू गो टू अफगानिस्तान, सो दिस इज़ द रूट। सो इंडिया का अफगानिस्तान में जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हुआ है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हुए, जैसे हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, वो सब इसी रूट के माध्यम से हमने वहाँ रीच आउट किया है। सेकेंडली, अगर हमें इस एरिया को कैप्चर करना है, कैप्चर एंड इज डिप्लोमेटिकली हमें यहाँ पे अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करनी है, दैट इज सेंट्रल एशियन रीजन। तो सेंट्रल एशिया रीजन में अपनी इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंस को हमें क्या करना है, हमें वहाँ भी फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करनी है। पर एक सबसे बड़ा इशू फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करने का यही रहा कि कोई बॉर्डर टू बॉर्डर लिंक नहीं है ना, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो ईरान के थ्रू ही वो रास्ता जाता है। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव और हुआ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद हमारा रशिया भी है। रशिया हमारा हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड होने के बावजूद भी रशिया और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है एज इन मतलब उसका क्वांटिटी काफ़ी कम है, राइट। जो एक क्वांटिटी अच्छी हो सकती है दो फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण था क्या, कि फिजिकल कनेक्टिविटी वॉज अ बिग इशू, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि फिजिकल कनेक्टिविटी ना होना, राइट। सो उसी के लिए एक इनिशिएटिव निकल के आया जिसमें रशिया ने भी इसको मूव किया, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, राइट, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो यहाँ से शुरू होके ये इधर होते होते रशिया तक जाएगा और ये यूरोप का एक अल्टरनेटिव रूट देगा, अल्टरनेटिव रूट एज कम्पेयर टू दिस रूट। ये रूट थोड़ा छोटा भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ेगी, पर ये रूट में कई कंट्रियों के साथ जैसे प्रोजेक्ट हुआ, कईयों ने रेटिफाई कर दिया, करीब 7,000 किलोमीटर प्लस का कॉरिडोर है। पर फिर भी कुछ रीज़न में अभी भी इश्यूज़ होने की वजह से पूरी तरीके से ये अभी फंक्शनल नहीं है। पर जो ये डेवलपमेंट है छाबार पोर्ट का और इंडिया की यहाँ प्रेजेंस होना, इट इज़ वेलकम स्टेप टू इस कॉरिडोर को अचीव करने में या इस कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो अगर हम सिग्निफिकेंस बात करें, हमने सारी सिग्निफिकेंस देख ली, वेरी क्विकली जस्ट समराइज़ करें तो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट वर्सेस दी सुएज़ कनाल रूट कहें, या हमें अफ़गानिस्तान पहुंचना है या यूरोप पहुंचना है, रशिया जाना है तो वहाँ के लिए। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्वियसली हैं, जो कॉरिडोर बनेगा तो सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशनशिप, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तो वो हमारे ट्रेड रिलेशंस भी इम्प्रूव करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें देना है, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हो, राइट, चाहे अफगानिस्तान में हो, वहाँ पे देना है, तो दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल। एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, जो हमने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात की कि वर्सेस स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। तो छाबार पोर्ट की ये सब सिग्निफिकेंस है। उसी को देखते हुए 2003 में एक एग्रीमेंट हुआ वाजपेयी जी और खामिनी का कि भाई इसको डेवलप करना चाहिए हमें, इंडिया शुड लुक टू डेवलप दिस पर्टिकुलर पोर्ट। इंडिया एक नेचुरल पार्टनर इसलिए भी था क्योंकि बगल में पाकिस्तान था, तो ईरान के लिए इट वॉज टू कैच इंडिया और टू engage India was relatively easier because it was a win-win for both of them. ईरान के लिए भी आसान था कि कुछ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लेना और अपने पोर्ट को डेवलप करना, और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी अच्छा था। फिर 2016 में तो 13 साल लग गए एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट होने में, उसके बाद ऑपरेशनल एग्रीमेंट होने में फिर से 8 साल लग गए। इसके पीछे का मेजर फैक्टर था हमारा यूएसए। 2015 में यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम किए, जिसके बाद ये आसान हुआ इंडिया के लिए एग्रीमेंट करना, राइट। भारत के लिए भी अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात की जाए, बहुत ब्रीफली मैं बात करूं तो 1990s के बाद हमने जब से लिबरलाइजेशन किया तब से हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए। 2006 में हमारे रिलेशनशिप इस हद तक अच्छे हुए कि हमने सिविल न्यूक्लियर डील की यूएसए के साथ,
और अभी हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे भी हैं, राइट। तो इंडिया ने 2000s में, और यूएस और ईरान के अगर हम ट्रायंगुलर शेप में देखें इसको, सो इंडिया चोज यूएस ओवर ईरान, एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया ने यूएस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ईरान के साथ करने से बेहतर पाया, बिकॉज इन दोनों में एडवर्सेरियल रिलेशनशिप थे यूएस और ईरान के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ हल्के पड़े, देन इंडिया अगेन इंगेज्ड विद ईरान। फिर 2018 में हम देखेंगे कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में आए, तो अगेन ये जो पैक्ट साइन हुआ था ईरान और इसको, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इग्नोर किया और फिर से ईरान के प्रति एक उन्होंने हॉस्टाइल अप्रोच अपनाई। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है ये, एक्सिस ऑफ ईविल, अलॉन्ग विद नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, ईरान इज़ एन एक्सिस ऑफ ईविल। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई। 2018 में जो सैंक्शंस थे ईरान पे और बढ़ गए, पर इंडिया को इसमें एक एक्सेप्शन मिला, एक कार्व आउट क्लॉज इंडिया को यूज़ मिला, ठीक, एक क्लॉज में इंडिया को बेनिफिट मिला। इसको हम देखते हैं। तो 2018 में भले ही सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हाई थे, पर इंडिया का छाबार पोर्ट का डेवलपमेंट चलता रहा। अच्छा, अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें कि यूएस और ईरान के बीच में रिलेशनशिप ख़राब क्यों है, तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण था ईरानियन रेवोल्यूशन जो हुई थी 1979 में। जो यूएस में पहले एक प्रो यूएस डेमोक्रेसी थी, वो चेंज हुई किस में, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो एंटी अमेरिकन थी। तो एक बहुत अच्छी मूवी है आर्गो, इसको आप अगर मौका मिले देखिएगा। आर्गो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जो यूएस डिप्लोमेट्स थे, जब ये रेवोल्यूशन हुई 1979 में, तो कैसे वो लोग फंस गए और उसके बाद ईरान और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे कभी भी, राइट। और उसकी इसलिए यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम कभी और ईरान रेवोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन इज सेड टू बी अ वाटरशेड इवेंट। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है या करंट सिनारियो है, वहाँ ईरान एक बहुत मेजर प्लेयर है। और ईरान की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होना शुरू हुई 1979 के बाद ही, और इसने पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया, और आज की जो करंट सिचुएशन है ये उसने वहीं से बनाया, राइट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 2018 में क्या हुआ, 2018 में ये देखिए यूएस ने एक एक्ट निकाला, IFCA एक्ट, दैट इज़ ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जिसमें क्या किया कि ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाएं, लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पशंस दिए। उन्होंने कहा एग्जाम्पशन है जैसे कि कोई कंट्री अगर ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहती है ईरानियन पीपल को, या असिस्टेंस देना चाहती है अफगानिस्तान को, तो हम उसके लिए एक्सेप्शन कर देंगे। अब हमें पता है कि इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर रहा है, तो इन एक्सेप्शंस का इंडिया ने यूज़ किया, ठीक। तो वहाँ तक तो ठीक था, पर लेकिन जो अब डिप्लोमेट हमारे ब्रेन थिंक टैंक्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब 2024 की स्थिति बहुत अलग है। क्यों अभी की स्थिति अलग क्यों है? बिकॉज नाउ यूएस इज़ आउट ऑफ अफगानिस्तान, यूएस अफगानिस्तान के बाहर है, ठीक। अब इंडिया के लिए उस सैंक्शंस से एग्जेम्प्ट ले पाना काफ़ी मुश्किल है। तो अब क्वेश्चन आता है छाबार पोर्ट के लिए, शुड इंडिया गो अहेड, और यूएस के स्ट्रेटजी के तहत हमें काम करना चाहिए या इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए? सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट। अब इसको डिस्कस करते हैं। सो राइट, तो चैलेंज की अगर हम बात करें छाबार पोर्ट के इंडिया में, तो सबसे पहली बात चैलेंज क्या था? यूएस एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि ये रीजन अपने आप में बहुत वोलेटाइल है, जैसे कि ये छाबार पोर्ट है, ईरान और पाकिस्तान के आपस में शेलिंग होने लगी पिछले महीने, इसने इनके ऊपर कुछ मिसाइल फेंकी, उसने उनके ऊपर कुछ मिसाइल फेंकी। देन ये रीजन हमेशा से ही डिस्प्यूटेड है, और ईरान इज़राइल पैलेस्टीन, इज़राइल गाज़ा इशू, जिसके रेमिफिकेशंस काफ़ी वाइड हैं। देन तीसरा, ईरान और इज़राइल ने भी कुछ मिसाइल्स एक्सचेंज की, काफ़ी टेंस सिचुएशन रही। तो दिस रीजन इज़ वेरी वोलेटाइल, राइट। तो ये सब इश्यूज़ हैं। जब भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट होता है पीसफुल होना किसी भी जगह को। बट अगर पीसफुल ही नहीं है, देन इट विल बी मतलब हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दी एनी प्रोजेक्ट, लेट अस से।
अगर हम छाबार पोर्ट के डिटेल में बात करें इंडिया ने क्या क्या दिया है, तो वेरी क्विकली देख लेते हैं कि इंडिया की जो कंपनी है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया है। अराउंड 120 मिलियंस का हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट देंगे, फिर 250 मिलियन का क्रेडिट लाइन सपोर्ट देंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और हमने और भी कुछ बहुत कुछ $25 मिलियन के क्रेन्स और टर्मिनल डेवलप करने के लिए ये सब हमने दिया है। ठीक है, नाउ चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर हम बात करें कि व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉरवर्ड, नाउ अब स्थिति चेंज हो गई है। नाउ इंडिया इज नो मोर अ बैलेंसिंग पावर, इंडिया इज नाउ अ काइंड ऑफ अ लीडिंग पावर। अब एक लीडिंग पावर है इंडिया। इंडिया इज़ वेल रिस्पेक्टेड एंड इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्टेचर हैज़ इंक्रीज्ड। ये देखा जा सकता है यूक्रेन के साथ जो वॉर हुआ वहाँ पे जो इंडिया ने अपना इंस्टेंस लिया, चाहे रशिया के साथ जो हमने ऑयल ख़रीदा अभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव अब चेंज हो रहा है। इंडिया वांट्स टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली। इंडिया ने हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की है, बट जैसे जैसे इंडिया का डिप्लोमेटिक वेट बढ़ेगा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम और एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे से। जैसे हमने यूएस का एग्जांपल दिया कि यूएस के प्रेशर में कैसे इंडिया ने अपने कुछ जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जैसे छाबार पोर्ट को थोड़ा सा पीछे रखा प्रायोरिटी में, पर अब इसको करना उचित नहीं होगा। इंडिया विल सीक कि भाई यूएस के जो सैंक्शंस है वो भी ना लगें, यूएस के साथ भी रिलेशनशिप ठीक रहे और हम अपने स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी सर्व कर सकें। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट कि भाई जो हमने जो चैलेंजेस की बात की वो समराइज़ किए हुए हैं कि कैसे जो रेड सी में क्राइसिस चल रही है, जैसे जो रेबल्स हैं वो लोग रेड सी को परेशान किए हुए हैं यहाँ पे। तो कितने challenges हैं, 1 2 3 4, and this region is always highly volatile. So the way forward is for India is to quickly एक तो diplomatic channels को deploy करके कि US के sanctions और वो issues ना आए। सेकेंडली इसमें जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उसको कम करके, और इतना जो हमने टाइम लॉस किया है 20-21 साल उसको भी हम किसी तरीके से ओवरकम कर सकें। एंड वी पुट ऐसे फॉरवर्ड रखें कि जिससे हमारे डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़े और हमारी इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी सेटल हो सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट विद रिस्पेक्ट टू अवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ छाबार पोर्ट। अगर आप लोग वीडियो के इस स्टेज तक आ गए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। देर इज़ वन इनिशिएटिव आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, दैट इज़ योर इनकाउंटर विद दी एसे। आइडिया ये है कि जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आई वॉन्ट देम टू राइट दिस एसे। ये आपके यूपीएससी 2023 का ये पेपर था, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक है, आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप मुझे इस जो नंबर फ्लैश हो रहा है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, एंड हम बात करके आपस में विल शेड्यूल अ लाइव जूम कॉल और उस पर मैं इसको एवेलुएट करूँगा और आपसे इसको डिस्कस करूँगा। एक ये इनिशिएटिव है, लेट अस सी हाउ इट गोज़, बट विल ट्राई कि जो भी स्टूडेंट्स इसको मतलब ऐसे लिखते हैं और भेजते हैं, देन वी विल मेक श्योर दैट वी गेट इट इवेलुएटेड और उनको कुछ बेनिफिट मिले। So that's all for today's session and we'll meet you in the next session. Thank you.